बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 7 में हमने मोलैरिटी के कुछ न्यूमेरिकल देने के बाद कल आपको शॉर्ट डेफिनेशंस करवाई थी। ये शॉर्ट डेफिनेशंस बहुत अहम होती है क्योंकि ये आपको केमिस्ट्री की किसी एक मखसूस चैप्टर की बेसिक फ्राहम कर रही होती है। लेट सपोज आगे जाके जब आप कोई सोल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, जाहिर सी बात है केमिकल के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें उसके बारे में बेसिक मालूम होनी चाहिए। तो वही बेसिक हमारी ये कल की शॉर्ट डेफिनेशंस में हमने डिफाइन की। जैसे कि हमने कहा था कि किसी भी सॉल्यूट के इर्द गिर्द अगर वाटर मॉलिक्यूल आ जाए तो उसको सॉल्वेशन कहते हैं, और लाजिम सी बात है किसी प्रोसेस के थ्रू आएंगे उस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं। और वो जो पानी अटैच हुआ है उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और उस पूरे कंपाउंड को जिसमें पानी भी अटैच हुआ है और कोई कंपाउंड भी शामिल है उसको हम हाइड्रेट कहते हैं। फिर हाइड्रोलाइसिस कहते हैं एक ऐसे प्रोसेस को जिसमें कोई भी कंपाउंड अपने आयन में टूट जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूट जाता है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहा जाता है ऐसे सोल्यूशन को जिसकी कंसंट्रेशन मालूम होती है, और एक्वस सोल्यूशन कहते हैं ऐसे सोल्यूशन को जो पानी में डिसॉल्व हुआ होता है। तो ये हमारे पास कल हमने ये डिस्कस किया था। लाजिम सी बात है थोड़ा हमने डिटेल में डिस्कस किया था तो हमारी क्लास जो है वो इसी में ही पूरी हो गई थी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम एक थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। मैं यहां लिख देता हूं, थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। देखें, एक चीज बड़ी अहम है वो ये कि इस आयोनाइजेशन के अंदर दो लफ्ज हैं, एक आयन और एक जेशन। आयन किसे कहते हैं? प्लस को या माइनस को, और जेशन कहते हैं प्रोसेस को। तो आयोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिसके अंदर कोई भी कंपाउंड जो है वो क्या होता है? इनटू देयर आयंस। मैं यहां पर स्प्लिट लिख देता हूं। कोई भी कंपाउंड टूट जाता है अपने आयंस में, और आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी कंपाउंड होता है वो दो आयंस में टूटता है, एक प्लस और एक माइनस। अब लाजिम सी बात है कैसे टूटता है, तो ये हमारी एक थ्योरी है जिसको हम थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं। इस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन का एक और नाम भी है और वो नाम है आर्हीनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। लाजिम सी बात है ये आर्हीनियस एक नाम हुआ तो इस थ्योरी को पेश करने वाला आर्हीनियस हुआ। ठीक है। अच्छा, अब हम इस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन को समझने के लिए कुछ चीजें हमें समझना पड़ती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक छोटी सी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं ऐसे कंपाउंड को जो कि स्प्लिट हो जाता हो यानी कि टूट जाता हो इनटू देयर आयंस, अपने आयंस में, यानी कि प्लस और माइनस में टूट सकता हो। और दूसरी बात यह है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता हो, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। लाजिम सी बात है जब कोई भी कंपाउंड अपने आयंस में टूट जाएगा प्लस और माइनस में, तो फिर आयंस जो है वो आसानी से मूव हो सकते हैं उस पूरे सॉल्यूशन के अराउंड। तो जब आसानी से मूव हो सकते हैं तो यही वजह है कि जो इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास करंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली मूव हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इजीली कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब इसी का उलट कर दें, वो हो गए हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो अपने आयंस में कैसे टूटते हैं।
लाजमी सी बात है, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट हैं ये एक शर्त के साथ जुड़े हुए हैं, और वो शर्त क्या है कि इफ, अगर दे आर इन एक्वस, या तो ये पानी में हो या तो फिर मोल्टेन हो। मोल्टेन का मतलब पिघला हुआ, और लाजिम सी बात है कोई चीज पिघली हुई होगी तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, और अगर पानी में मिली हुई होगी तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, तो फिर वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है, यानी कि वो अपने आयंस में टूट चुकी है। ठीक है भाई, तो इसलिए हम इलेक्ट्रोलाइट्स को ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंसेस दैट कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस। ठीक है भाई, यानी कि मैं यूं भी कह सकता हूं इलेक्ट्रोलाइट्स को, इलेक्ट्रोलाइट्स की एक और डेफिनेशन लिख देता हूं कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंस, ऐसे कंपाउंड होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ, जो मुश्तमिल होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं ये किस वजह से होते हैं, ये भी लिख देता हूं। पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटल, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड मेटल होते हैं ना वो प्लस साइन रखते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। एंड नेगेटिव आयंस ऑफ नॉन मेटल, तो जो हमारे पास नॉन मेटल होते हैं वो उनके पास नेगेटिव आयन होता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे NaCl, जिसको हम सॉल्ट कहते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट कब होगा, जब आप इसको एक्वस करेंगे या आप इसको मेल्ट करेंगे तब इलेक्ट्रोलाइट होगा। सॉलिड फॉर्म में कभी भी ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहलाएगा, सॉलिड फॉर्म में कभी भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जहां आपने इसको पानी में मिक्स किया नमक को, या आपने नमक को 800 डिग्री सेल्सियस पर आपने इसको पिघला दिया, नाउ दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखें इसके अंदर, जैसे मैंने NaCl को पानी में डाला, अब ये क्या करेगा, अपने आयंस में टूट जाएगा Na+ और Cl-। ठीक है भाई, अपने आयंस में टूट गया ना, प्लस और माइनस में टूट गया, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये सब्सटेंस जो है वो स्प्लिट हो गया इनटू देयर पॉजिटिव एंड माइनस आयन, पॉजिटिव सोडियम का, माइनस क्लोरीन का। अब ये जो सोडियम है ना, पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं तो सोडियम असल में मेटल है, तो आप गौर से देखें ये वाली बात भी पूरी हो रही है कि पॉजिटिव आयंस जो है वो मेटल के होंगे। ठीक है, और ये जो क्लोरीन है ये नॉन मेटल है, तो देखें ये वाली बात भी पूरी हो रही है कि जो क्लोरीन है ये आपका नॉन मेटल है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मेटल वाला पॉजिटिव आयन रखेगा और नॉन मेटल वाला नेगेटिव आयन रखेगा। सही है, दूसरी एग्जांपल देखें आप, मैंने लिया एसिड, एसिड को जब मैंने वाटर में डाला तो ये H+ में आ गया और ये Cl- में आ गया। अब हम यहाँ पर देखें तो क्लोरीन तो हमारा नॉन मेटल है, लेकिन मजेदार बात यह है कि हाइड्रोजन भी हमारा नॉन मेटल है, लेकिन फर्क ये पैदा हुआ कि ये हाइड्रोजन ने प्लस साइन क्यों दिया, क्योंकि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1A में हम उसको उसके एटॉमिक नंबर की वजह से रखते हैं। सेकंड ईयर में आपको पता चलेगा इसकी पोजीशन ग्रुप 1A भी नहीं है। ठीक है, तो वही वाली बात, आयंस दो हो गए, एक नॉन मेटल हुआ, तो क्लोरीन जब हमारे पास नॉन मेटल हुआ तो ऑब्वियसली उसके सामने वाला पॉजिटिव आयन रखेगा। ये भी हम आपको आगे जाके बताएंगे, इसी चैप्टर में आगे जाके, कि हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है ये हमेशा प्लस साइन रखता है। ये बात भी सही नहीं है, हाइड्रोजन कभी हमेशा प्लस साइन नहीं रखता। पास कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें हाइड्रोजन माइनस साइन भी रख लेता है। ठीक है भाई, तो ये बात भी समझ में आ गई। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं ऐसे कंपाउंड को जो स्प्लिट हो जाए, टूट जाए प्लस और माइनस आयन में। अच्छा, कैसे टूटे, या तो उनको आपने पानी में मिक्स किया या तो आपने उनको पिघला दिया। अब जब ये प्लस और माइनस आयन में टूटते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपके प्लस आयंस होते हैं वो मेटल्स के थ्रू होते हैं, और जो माइनस आयंस होते हैं वो आपके नॉन मेटल के थ्रू होते हैं। ठीक है भाई, ये
बात भी हमारी समझ में आ गई। अब हम ये देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड के जब आयंस टूटते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर ब्लैक कलर लेता हूं, आप देखें यहाँ पर NaCl था, ये NaCl दो आयंस में टूट गया, एक प्लस और एक माइनस। तो हम ये देखते हैं कि जितने नंबर वापस आ जाते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि आवाज आ रही है ना बेटा मेरी? अबू बकर, ओके नाउ ओके। तो अब हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास किसी भी आयन के, जब हमारे पास किसी भी कंपाउंड के आयन टूटते हैं तो जो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन जो है वो बराबर होंगे नंबर ऑफ नेगेटिव आयन के। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल था। ठीक है, जो भी हमारे पास कंपाउंड अगर न्यूट्रल होता है तो हम ये कहते हैं कि भाई, जैसे मिसाल के तौर पे NaCl में आप देखें, आपको कोई प्लस या माइनस साइन ऊपर नजर नहीं आ रहा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें प्लस और माइनस दोनों बराबर होंगे, तभी तो ये न्यूट्रल है। ठीक है भाई, तो ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा, फिर ये हमारे पास एक छोटी सी ये बात भी आती है कि भाई हम जो है वो आयोनाइजेशन कांस्टेंट कैसे मालूम करते हैं। ठीक है भाई, जब हमने ये बात कह दी कि एक न्यूट्रल हमारे पास कंपाउंड है, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये HCl है, इसके ऊपर कोई प्लस कोई माइनस साइन नहीं है, तो जब ये अपने आयंस में टूटेगा तो H के ऊपर जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस क्लोरीन के ऊपर भी होंगे, तो प्लस और माइनस आयन हमेशा बराबर होंगे। इसलिए हम इसका एक फॉर्मूला रखते हैं और वो ये कि के कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट को, वो हमेशा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। ठीक है, यानी कि यूं कह सकता हूं कि K इज इक्वल टू H प्लस Cl माइनस डिवाइडेड बाय HCl। सही है, हमेशा जो आपके प्रोडक्ट के आयन होंगे वो हमेशा रिएक्टेंट के आयन के साथ ही मैच करेंगे, बराबर करेंगे। तभी तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एटम था या हमारे पास जो कंपाउंड था वो एक न्यूट्रल था। तो इसलिए हम कहते हैं कि न्यूट्रल कंपाउंड के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बराबर होते हैं। ठीक है, चलें जी, ये वाली बात भी समझ में आ गई। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया NaCl। ठीक है, अब ये NaCl को जब मैंने पानी में डाला तो ये Na प्लस बन गया और Cl माइनस बन गया। तो मैं कह सकता हूं ना कंप्लीटली आयोनाइज्ड, यानी कि मुकम्मल तौर पर अपने आयन में टूट गया, तो ये कहलाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर कोई आपसे पूछे ना कि व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो आप कहिएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाता है। अब बिल्कुल इसी तरीके से ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं CH3COOH यानी कि एक एसिड है, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, ये इतना सुस्त कंपाउंड है कि अगर मैं इसके 1000 मॉलिक्यूल्स लेता हूं, कितने लेता हूं? 1000 मॉलिक्यूल, तो सिर्फ जो है वो आपके CH3COOH माइनस और H प्लस, तो ये जो कुछ H है ना ये अभी रह गए, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि सिर्फ 4 मॉलिक्यूल जो है वो आयोनाइज होंगे, बाकी रहेगा, यानी कि बहुत ही स्लो प्रोसेस है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आपके पास चार्जर है, आपने मोबाइल पे लगाया, 1 घंटे बाद 4% चार्ज हुआ। अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे चार्जर तो यार बहुत ही स्लो है। आप ये थोड़ी कहेंगे कि करंट सही नहीं आ रहा, आप ये थोड़ी कहेंगे कि बिजली नहीं आ रही, आप कहेंगे चार्जर बहुत स्लो है। तो ऐसे कंपाउंड, यानी कि ये वाला जो कंपाउंड होगा ये कहलाएगा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। सही है,
ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, आप कहिएगा वो इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, मुकम्मल तौर पर अपने आयंस में टूट जाएं, सही है, उसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो आसानी से नहीं बल्कि देर से जो है वो अपने आयंस में टूटते हैं, या हम यूं कहें कि जो मुकम्मल तौर पर आयंस में ना टूट पाए उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बता दिया था कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जो बिल्कुल ही खालिश हो, जिसके अंदर कोई मिलावट ना हो। और डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जिसके अंदर मिलावट हो, यानी कि प्रेजेंस ऑफ वाटर हो, पानी मिला हुआ हो, उसको हम डाइल्यूट कहते हैं। तो यहां तक हमारे कुछ छोटे छोटे से बेसिक टॉपिक कंप्लीट हुए। अब हमारे पास एक बड़ा टॉपिक आ रहा है, और वो बड़ा टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको समझना है हमने। इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस असल में एक प्रोसेस का नाम है। किसका नाम है, एक प्रोसेस का नाम है। तो मैं ये कह सकता हूं इट इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच, जिसमें एन इलेक्ट्रोलाइट, अब हम यहां जरा रुकते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत होती है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत नहीं होती। यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या होगा, इस डिकम्पोज्ड, पहले तो भाई ये टूट जाएगा, डिकम्पोज की स्पेलिंग गलत हो गई, इस डिकम्पोज, पहले तो ये टूटेगा इनटू इट्स आइन, पहले तो ये अपने आइंस में टूट जाएगा, ठीक है, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए इसका आधा नाम इलेक्ट्रो है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है, ठीक है, थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन। लाजिमी सी बात है, इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको क्या कहा था, अपने आयंस में तभी टूटेगा जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद एंड बिकम न्यूट्रल टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। अब जरा इस चीज को गौर से समझते हैं, तमाम लोग अपना बिल्कुल ध्यान लगाइएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक कंपाउंड को जो अपने आयंस में ऑलरेडी टूटा हुआ है, जब हम उसके ऊपर करंट पास करते हैं तो होता क्या है कि मजीद उसके आयंस निकल रहे होते हैं, और वो जो आयंस में टूटा हुआ होता है कंपाउंड प्लस या माइनस, वो अपनी इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर वापस न्यूट्रल बन जाता है। तो ये असल में एक पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। मिसाल देता हूं मैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, मिसाल देता हूं, मेरे पास एक ये कंपाउंड है NaCl, मैं चाहता हूं कि इस NaCl से मैं सोडियम भी हासिल कर लूं और क्लोरीन भी हासिल करूं। सोडियम हासिल करने के बाद मैं उसको इंडस्ट्री में यूज करूंगा कोई और से प्रोडक्ट बनाने में, और क्लोरीन जो मेरे पास आएगा उस क्लोरीन गैस को मैं किसी और प्रोडक्ट में यूज कर लूंगा और उससे मैं कुछ और काम कर लूंगा। मैं चाहता हूं कि NaCl को मैं तोड़ लूं, या मैं आपसे यूं कहता हूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है Al2O3, जिसको एल्यूमिना कहते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं इसमें से एल्यूमिनियम को तोड़ दूं, खालिस एल्यूमिनियम निकाल लूं, उस एल्यूमिनियम से मैं बहुत सारी चीजें बनाऊं, सही है, एल्यूमिनियम के दरवाजे बना लूं, एल्यूमिनियम के सीने बना लूं, एल्यूमिनियम की कोई कार बना दूं, सही है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होता है कि जिसमें आप किसी भी कंपाउंड को तोड़ के उसमें से एक एलिमेंट खालिस करके निकाल लेते हैं,
उसको अब इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब इस NaCl को तोड़ना है तो सबसे पहले तो इस NaCl को मैं पानी में डिसॉल्व कर दूंगा ताकि ये Na+ बन जाए और Cl- बन जाए। अब ये NaCl टूट तो गया, लेकिन अभी ये न्यूट्रल नहीं हुआ, नॉर्मल नहीं हुआ। अब इस इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू, यानी कि इस इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू, अब ये जो सोडियम Na+ है, इस इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के बाद ये बन जाएगा Na, यानी कि न्यूट्रल, असल Na जैसे पहले था। और ये जो क्लोरीन है ये इस इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू बन जाएगा Cl2, क्लोरीन गैस। अब इस Na को मैं सेपरेटली यूज कर सकता हूं, इस Na को और इस क्लोरीन को। ये है असल में पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस। आई बात समझ में? यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस असल में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी कंपाउंड को पहले तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उसको उसकी अपनी असल ओरिजिनल हालत में ले आते हैं न्यूट्रल करके, ताकि अब आप उसको किसी और इस्तेमाल में लेकर आ जाएं। चाहिए? अब देखें, मिसाल के तौर पे आपके पास वाटर है, आपने सबसे पहले क्या किया, इसको H+ और OH- में तोड़ दिया, ठीक है। और जब ये OH- में तोड़ा तो एक प्रोसेस के बाद जाकर ये इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद हाइड्रोजन गैस दे देता है, और ये इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के बाद जाकर ऑक्सीजन गैस दे देता है। तो आपको क्या हुआ कि एट द एंड वाटर से आपको हाइड्रोजन गैस भी मिल गई और ऑक्सीजन गैस भी मिल गई। तो ये पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कंपाउंड को पहले आपने तोड़ा, तोड़ने के बाद उसके जितने भी एलिमेंट्स अलहदा हुए उनको आप असल हालत में लाके आपने उसको न्यूट्रल करके हासिल कर लिया। अब न्यूट्रल करके हासिल करने के बाद अब आप उससे बहुत सारे काम ले सकते हैं, ठीक है। टाइम हमारे पास बस थोड़ा सा रह गया। अब देखिए ना, अगर मैं वाटर को स्प्लिट करता हूं तो वाटर स्प्लिट करने के बाद मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं देगा, बल्कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दे देगा। लेकिन उसके बाद जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा, वो मुझे हाइड्रोजन गैस दे रहा है। अब इस हाइड्रोजन गैस को मैं कहां कहां इस्तेमाल कर सकता हूं, वेल्डिंग पर्पस पे इस्तेमाल कर सकता हूं, वेदर बलून में इस्तेमाल कर सकता हूं, रॉकेट फ्यूल में इस्तेमाल कर सकता हूं, और यही वाटर मुझे ऑक्सीजन गैस दे देगा। ये ऑक्सीजन गैस मैं सिलेंडर में यूज कर सकता हूं, मैं ऑपरेशन थिएटर के टाइम यूज कर सकता हूं, अगर कोई डीप स्विमिंग करने जा रहा है वो वहां पर यूज कर सकता हूं। आप देखें ना कितनी आसानी से मैंने वाटर से हाइड्रोजन गैस भी निकाल ली और ऑक्सीजन गैस भी निकाल ली। तो मैंने एक कंपाउंड को तोड़कर उसके एलिमेंट्स को खालिज करके निकाल लिया। ये पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। अब आप इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की डेफिनेशन को दोबारा पढ़ें। इट इज अ प्रोसेस, ये एक अमल है। लाजिमी सी बात है, ऐसे थोड़ी है कि आपने बस रखा और हो गया, नहीं, आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको एपरेटस लाना पड़ेंगे, आपको फंक्शन करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास रिजल्ट आएगा। इसलिए हमने कहा कि ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के बगैर इलेक्ट्रोलाइसिस हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, है ना भाई, जो अपने आयंस में टूट सके। अब सपोज करें अगर कोई कंपाउंड अपने आयन में टूटता ही नहीं है तो फिर वो अलग कैसे होगा। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के साथ होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के साथ हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। फिर ये इलेक्ट्रोलाइट पहले होगा डिकम्पोज, जैसा कि आपको यहाँ पहले स्टेप में नजर आ रहा है। डिकम्पोज होके ये अपने आयंस में टूट जाएगा। ये देखें, मैं ब्लैक से दिखा देता हूँ, प्लस में टूट गया और माइनस में टूट गया, ठीक है। अच्छा, कैसे टूट रहा है भाई, आपने इसको पानी में डाला हुआ था तो वो टूट गया। फिर उसके बाद जब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो फिर क्या होगा, ये अपनी इलेक्ट्रोड की तरफ जाके, इलेक्ट्रोड क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर ये वापस न्यूट्रल हो जाएगा। ये देखें, ये क्लोरीन अपनी इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर न्यूट्रल हो गया, यानी कि अपनी आम हालत में वापस आ गया। इस पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा।
अब मैं आपको बताता हूं ये प्रोसेस होता कैसे है। सबसे पहले हमें इसमें क्या क्या रिक्वायर होगा। सबसे पहले तो भाई हमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। बगैर इलेक्ट्रोलाइट के हम तो ये प्रोसेस कर ही नहीं सकते। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कोई भी कंपाउंड हो सकता है, ठीक है ना, जो पानी में अपने आयंस तोड़ दे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। दूसरी बात, हमें एक बीकर चाहिए होता है, ठीक है। हमें दो मेटेलिक रॉड चाहिए होती हैं। मेटेलिक रॉड क्यों कह रहा हूं, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। वायर चाहिए होता है, तार, और हमें बैटरी चाहिए होती है। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैंने लिया एक बीकर। इस बीकर के अंदर, यहां मैंने लिख देता हूं, ये मैंने लिया है बीकर। इस बीकर के अंदर मैं दो रॉड लगा देता हूं। मैं बीकर को जरा दोबारा बनाऊं। ये मैंने एक बीकर लिया, ये मैंने एक बीकर लिया। फिर इस बीकर में मैं डालूंगा दो रॉड। एक रॉड ये डाली, एक रॉड ये डाली, ठीक है भाई। ये रॉड डालने के बाद मैं जरा नाम लिख दूं, ये है बीकर, ठीक है। ये दो रॉड हैं, मेटेलिक रॉड, टू मेटेलिक रॉड। एक ये है, एक ये है, ठीक है भाई। ये दो मेटेलिक रॉड हो गई। जरा मैं इसको जरा एरो हटा देता हूं, डायग्राम हमारी खराब ना हो। फिर इस मेटेलिक रॉड को मैं तार की मदद से बैटरी से जोड़ देता हूं। माइनस, और ये बैटरी का प्लस साइन है। अब ये बात याद रखिएगा, बैटरी के माइनस से जो तार रॉड की तरफ जुड़ा, ये रॉड भी माइनस बन जाएगी, और बैटरी के प्लस से जो रॉड से तार जुड़ा, तो ये रॉड प्लस बन जाएगी। इस माइनस वाली रॉड को हम कहते हैं कैथोड, और इस प्लस वाली रॉड को हम कहते हैं एनोड। अब मैंने क्या किया कि जो कंपाउंड मुझे तोड़ना था, वो मैंने यहां बीकर के अंदर डाल दिया, ठीक है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अंदर मैंने लिया एक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये जो मैंने पूरी डायग्राम बनाई है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है भाई। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, वो सबसे पहले तो अपने प्लस और माइनस आयन में टूट जाएगा। हम जानते हैं कि प्लस माइनस की तरफ जाता है और माइनस प्लस की तरफ जाता है। ये अपनी अपनी इलेक्ट्रोड, ये जो दो है ना, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। बल्कि मैं यूं करके लिख देता हूं, ये कहलाती हैं इलेक्ट्रोड। अब जो प्लस है वो माइनस की तरफ जाएगा, जो माइनस है वो प्लस की इलेक्ट्रोड की तरफ जाके न्यूट्रल हो जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। तो यहाँ पर आज हम अपनी क्लास को ऑफ करते हैं। कल इंशाल्लाह ताला मैं आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करके दिखाऊंगा। NaCl का बोले, वाटर का बोले, कॉपर क्लोराइड का बोले, कल हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके दिखाएंगे कि हकीकत में एक इलेक्ट्रोलाइट कैसे प्लस माइनस में टूटेगा और कैसे अपनी अपनी इलेक्ट्रोड की तरफ जाके वो न्यूट्रल होगा। इसके पीछे क्या प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जिस एपरेटस के थ्रू होता है, उस एपरेटस का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये दो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होती हैं, एक बीकर और बैटरी वायर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, जस्ट आस्क।